नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित और क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखिए, अगर हम वास्तविक संख्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का पढ़ना होता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इतनी जानकारी तो होना ही चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का पढ़ना होता है। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और पहले हम यही जानेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। ठीक है, जिसमें हम यह जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है एवं पूर्णांक संख्या क्या है। अपना दूसरा टॉपिक होगा एल्गोरिदम परिमेय और एल्गोरिदम परिमेय से हम किस तरह से HCF निकालते हैं वो। तीसरा टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM निकालना। और चौथा टॉपिक होगा अपना परिमेय एवं अपरिमेय संख्या बतलाना एवं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, अब अपना पांचवा टॉपिक होगा शांत एवं अशांत दशमलव बताना। और वही अपना छठा टॉपिक होगा घात के अनुसार किसी, एक मिनट, यहाँ किसी संख्या आना चाहिए। ठीक है, मतलब छठा टॉपिक होगा अपना घात के अनुसार किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य बतलाना। ठीक है, कि घात के अनुसार किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य आने की क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, सातवां टॉपिक होगा रेकरिंग से परिमेय संख्या लाना। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आप ये एक एक टॉपिक करके हम उठाते चलेंगे और चीज़ों का अध्ययन बेहतर ढंग से करते चलेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं संख्याओं की जानकारी। ठीक है, ठीक है, संख्याओं की जानकारी में हम पहली संख्या का अध्ययन करेंगे, वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या पहले से भी जानते हैं। आप अगर 10वां में आए हैं तो 9वां में भी आप प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े होंगे। देखिए, जैसे जैसे क्लास ऊपर जाती है आपको ज़्यादा परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा पूछ दे तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो तो आप पहले से जानते हैं। तो हम सिंपल सी बात जानते चलेंगे। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो संख्या आएगी वह प्राकृत संख्या। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है सर, ये आपको याद है, लिखने की आवश्यकता नहीं है और ना हम भी लिखेंगे। आपको केवल यह समझना है कि प्राकृत संख्या क्या है और किन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या, 1 के आगे जो भी संख्या आएगी वो सब के सब प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर जो भी नंबर आए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे और भी जो नंबर आएगा वो सब के सब प्राकृत संख्या है। चलिए दूसरा नंबर के बारे में देखते हैं। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए, पूर्ण संख्या शुरू होती है 1 से। पूर्ण संख्या 1 से नहीं शुरू होती है बल्कि 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पहले जो प्राकृत संख्या थी उसी के पहले लगा दिया गया है क्या, 0। अब यह बन गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा और आगे यूं ही बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है यहाँ पे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को केवल एक ऐसा नंबर है जो अलग कर रहा है, वो है 0। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को अलग करती है। ठीक, एक बात और खास ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद जो नंबर आ रहा है वो सब के सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, और प्राकृत संख्या में केवल 0 ही नहीं आ रहा है, बाकी सब तो नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि जो भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो यहाँ से हम एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप बेहतर देख रहे हैं। तीसरा संख्या अपने को पढ़ना होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या।
देखिए पूर्णांक संख्या कोई भी नंबर ऋणात्मक से चल के धनात्मक में अगर चली जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्या है। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर ऋणात्मक से चलता 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 धनात्मक की ओर जा रहा है। तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर लिखा जाए वो सब के सब पूर्णांक संख्या है। आपने क्या देखा, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक नंबर भी हो सकता है और धनात्मक नंबर भी हो सकता है। एक खास और यहाँ से बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ से ये यहाँ से प्राकृतिक संख्या है, दिख रहा है ना आपको। अब अगर यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिखेगा पूर्ण संख्या, दिख रहा है। तो मतलब हम एक बात तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आ रही है और पूर्ण संख्या भी आ रही है। तो इस बात को भी हम नोट करेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत सभी पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या आती है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से प्राकृत संख्या है और यहाँ से पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, एक सवाल लेकर हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ दिया अभी जो पढ़े हैं उसी में से 4 कैसी संख्या है। ठीक है, तो अभी जितना पढ़े उतने से ही जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, 4 प्राकृत में भी आ रहा था तो ये प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, 4 पूर्ण संख्या में आ रहा था तो ये पूर्ण संख्या भी है, और 4 पूर्णांक संख्या में आ रहा था तो 4 पूर्णांक संख्या भी है। इसे आप नोट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला सवाल कर दे -4। बताइए -4 हमने जो पीछे संख्या पढ़ी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तो आप देखिए कि -4 कहाँ आ रहा है। तो आप देखेंगे कि -4 केवल और केवल पूर्णांक संख्या में आ रहा है, बाकी के प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं -16 केवल किस में है, पूर्णांक संख्या में है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको कोई नंबर दे दे और कहे निम्नलिखित में से ये कौन संख्या है, तो आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए। देखिए, इतना पढ़ने के बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। जैसे आप सवाल पूछ देते हैं 0.3, 4/3। अब ये 3 नंबर है। ठीक है, अब पूछ दिया कि ये तीनों नंबर में से कौन प्राकृत है, कौन पूर्ण है और कौन पूर्णांक है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसे। तो आप क्या पाएंगे, आप प्राकृत संख्या में ऐसा नंबर कहीं देखे थे दशमलव वाला? कहीं नहीं है सर। ध्यान से देखिए, ये तीनों नंबर में कोई भी संख्या में दशमलव की संख्या नहीं आई है, ना ही कोई बट्टा की संख्या आया। जो भी नंबर आया है पूरा पूरा नंबर आया, या तो वह धनात्मक में पूरा पूरा रहे या ऋणात्मक में पूरा पूरा रहे, नंबर हमेशा पूरा पूरा ही आया है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या, ये जो हम लिखे हैं अभी, इस तरह की संख्या, ऐसी संख्या तो संभावना ही नहीं बन सकती है कि यह इस तरह की संख्या न तो पूर्णांक संख्या में देखने को मिलती है और न ही पूर्ण संख्या में और न ही प्राकृत संख्या में। ठीक है, तो इस तरह के वाहियात सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, अब देखिए, ये मुख्य रूप से संख्याओं के बारे में, संख्याओं के अध्ययन में यही 3 संख्या के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये 3 संख्या से और भी संख्याएं बन जाती है जिसे हमें जान लेना आवश्यक है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि ऋणात्मक संख्या क्या है और धनात्मक संख्या क्या है। अगर किसी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ वो ऋणात्मक संख्या है, और किसी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो वो धनात्मक संख्या, या नहीं भी लगा हुआ है तो भी वह धनात्मक की संख्या है, इसमें कोनो शक नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, पूर्णांक संख्या से बहुत सारी संख्याएं बन सकती है सर, तो उन संख्याओं का हम अध्ययन थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, कुछ और संख्याएं जैसे में भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये हम जान लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं सम संख्या। ठीक, तो आप सब बेहतर जानते हैं जो संख्या 2 से विभाज्य हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो कुछ इस तरह से हो सकता है भाई
2, ठीक है। देखिए 0 सम संख्या के अंतर्गत आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2 2 से कट जाएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। 4 भी 2 से कट जाएगा, 12 भी। अब इसको ध्यान देखिए, इतना बड़ा नंबर, और जब बड़ा नंबर आ जाए तो केवल आप अंतिम वाला देखिए, केवल वाला अंतिम वाला नंबर देखिए, क्या 2 से कट रहा है? कट रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर यही नहीं कटता तो बोल देते विषम संख्या है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सम संख्या क्या है। अब 8 नंबर सर, अब जानते हैं विषम संख्या। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो वो विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार, 1 3 5 7 9, ठीक है। और एक बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए ये सब विषम संख्या, ये सब वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है। बड़ा नंबर देखना है तो केवल आप अंतिम नंबर को देखिए, क्या अंतिम नंबर 2 से कट रहा? 2 से नहीं कट रहा, इसका मतलब विषम संख्या है। अगर यही 2 से कट जाता तो हम बोल देते कि वह सम संख्या है, ठीक है। तो हमने जान लिया विषम संख्या भी और सम संख्या भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 संख्या और बचा हुआ है, एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या चीज़ है। गुणनखंड ना जी, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, या कहीं कहीं पर लिखा रहता है गुणनखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन लेना पड़ेगा। आपसे पूछ दे 2 का गुणनखंड बताएं, 2 का गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड जैसे आप बचपन में सीखे थे एलसीएम निकालना, बिल्कुल उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। तो आपने क्या देखा, ये जो बीच बीच वाला नंबर आएगा उसे आप लिखेंगे 1 और ये 2 है। अब 2 का गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि कौन ऐसा नंबर है जो 2 को काट सकता है। तो 2 को काट सकता है एक 1 और एक खुद 2, ठीक है। एक और ले लेते हैं, तीसरा 3 का गुणनखंड, ठीक। ये रहा 3, वही क्रिया अपनाएंगे जैसे बचपन में आप लोग सीखे थे, 3 एकम 3। तो आपने क्या देखा, 3 का गुणनखंड क्या आया, एक 1 और एक 3। बीच वाला पहले लिखिएगा, ठीक। और लेते हैं सर, आपसे बोल दे 4 का गुणनखंड, ठीक। देखते हैं 4 का गुणनखंड। 2 से लगाए, 2 दूना 4, 2 से 1। अब 4 का गुणनखंड लिखेंगे। हम आपको अभी बताएं, पहले बीच बीच वाला लिख लीजिए सर, 1 2 और 4, काम खत्म, ठीक। तो 4 को 1 भी काट सकता, 2 भी काट सकता और 4 खुद से भी कट सकता। एक और ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक 12 लेते हैं, 12 का गुणनखंड, ठीक है। करते हैं इसे भी, यहाँ पे मेरा फिगर आ जा रहा ना। 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 2 से लगाएंगे नहीं 3 से लगाएंगे 1। आपने क्या देखा, 12 का गुणनखंड क्या आया, 1 3 6 12, 1 3 6 और 12। देखिए सर, अब बीच वाला लिख लेने के बाद बड़ा नंबर आता है तो खास ध्यान देना पड़ता है। अब इधर जो नंबर बचा हुआ ये साइड, इधर कॉम्बिनेशन करके आप नंबर बनाइए। जैसे 2 दूना 4, 4 इधर आया, लिखाया है नहीं लिखा है, इधर लिखना पड़ेगा सर 4 आपको। फिर आप बनाएंगे 3 दूना 6, देखिए 6 पहले से लिखा हुआ है। आप बनाएंगे 2 दूना 4, पहले से लिखा हुआ है। केवल 3 बनाएंगे, 3 पहले से लिखा हुआ है। तो इधर भी कॉम्बिनेशन करके आपको गुणनखंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, 12 गुणनखंड आया, 1 3 6 12 और 1 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इतना सारा एग्जाम्पल देने के पीछे एक रीज़न था। अगर आप चीज़ें ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 है, एक 1 और एक 2। ये 2 की वजह से हम 2 नहीं बोले, टोटल 2 है, 1 और ये 2। 3 को देखिए, यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2। आप 4 को देखिए, यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। आप 12 को देखिए, यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड है। तो आपने क्या देखा, कम से कम गुणनखंड 2 ठो हो सकता है और अधिक से अधिक हो ही सकता है आगे आप, ठीक है। तो आप केवल कम से कम ध्यान रखिएगा, कम से कम गुणनखंड 2 तो पक्का होगा भाई, एक 1 और वह खुद नंबर अपने आप में उस नंबर का गुणनखंड होगा,
ठीक है, तो आपने जान लिया कि अभाज्य गुणनखंड क्या है या गुणनखंड क्या है। अब इसी गुणनखंड के आधार पे हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। एफ तक चला था ना। चलिए पहले हम जानेंगे भाज्य गुणनखंड। भाज्य संख्या, ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन देंगे और आप समझ जाएंगे बेहतर। वैसी संख्या ठीक है, ध्यान से देखिए, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। अब ये 2, ये वाला 2 नहीं है सर, 2 ठो, ठीक है, ये 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हम आपको 2 से शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए, 2 का जब गुणनखंड किए होंगे तो आया होगा 2 एकम 2, मतलब 2 का गुणनखंड आया 1 और 2। अब 2 ठो ही मात्र गुणनखंड है, लेकिन परिभाषा क्या कह रहा है कि 2 से अधिक होना चाहिए। तो एक बात होता है कि 2 भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। बात करते हैं 3 पे सर, 3 को लगाते हैं, 3 एकम 3, तो 3 का भी गुणनखंड आएगा 1 1 और 1 3, ठीक है। तो मतलब 3 भी भाज्य संख्या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या ही मात्र 2 है, ठीक है। और जबकि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, परिभाषा क्या बोल रहा है, परिभाषा बोल रहा है गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए। तो चलिए हम आपको सीधा सीधा अब देते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल के, तो सबसे पहले 4 आएगा, 6 8 9 10 12, बस इस तरह से, ठीक है। यहाँ से सवाल और बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है सर 4। देखिए ना कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से। ध्यान रखिएगा सवाल यही आता है बोर्ड में, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। यहाँ से एक सवाल और बनता है जो अक्सर बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, हो सकता है भविष्य में पूछे, नहीं बता सकते। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ध्यान से देखिए सर, 4 भाज्य संख्या है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, 4 भाज्य संख्या भी है और साथ में सम संख्या भी है। 6 को देखिए सर, 6 भाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। 8 को देखिए सर, भाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। 9 को देखिए, भाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है, और पहला बार ऐसा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब हम चलना शुरू किए थे तो 9 पहली बार मिला है कि भाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 9, और वही सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमने जान लिया भाज्य संख्या क्या होता है। अब जानते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है सर। तो गुणनखंडों, इसका सीधा एग्जांपल दे देते हैं, 2 3 5 6 नहीं, 7 8 9 नहीं होगा, 10 11 होगा, 12 नहीं 13 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा आगे। यहाँ से सवाल आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए पहले कौन आया है, 2, ठीक है। यहाँ से भी एक सवाल और होता है, सबसे छोटी देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगा 3, ठीक है, क्योंकि 2 तो सम है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाता है 3। ये बड़ा रेयर केस का सवाल है, बिहार बोर्ड इस तरह का सवाल कभी पूछा नहीं है। हाँ ये जरूर पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी सारी जानकारी अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें से कुछ एक पॉइंट और है, शायद उसे भी हमें देख लेना चाहिए। गुणज नाम की एक चीज़ होती है, उसे देख लेते हैं, गुणज, ठीक है। इसका भी सवाल करते हैं सर, सवाल द्वारा बेहतर समझ लेंगे। अगला पूछ दे, ऐसे पूछ दे कि 4 का 3 गुणज बताएं, 3 गुणज बतलाएं,
ठीक है। आप कैसे करेंगे, 4 गुने 1 4, 4 गुने 2 8, 4 गुने 3 12। ये जो 3 नंबर आया 4 का यही 3 गुणज है, ठीक है। सवाल और पूछ सकता है 12 का 2 गुणज बतलाएं, ठीक है। तो 12 गुने 1 12, 12 गुना 2 24, हो गया 2 गुणज, ठीक है। अब गुणनखंड और गुणज को एक साथ समझने का कोशिश करते हैं सर। गुणज और गुणनखंड एक साथ, हम यहाँ 12 लिखते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं। देखिए ऐसे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2, ये जो 2 है ये जो 2 है इस 8 का गुणनखंड है, जबकि ये 8 इस 2 के लिए गुणज है। ध्यान से देखिए उसी नंबर का मल्टीपल का जो गुना रहेगा, बड़ा नंबर वो गुणज होगा और छोटा नंबर गुणनखंड होगा। अब जैसे 8 है और यहाँ 2 4 लिखते हैं, अब 4 गुणनखंड है किसका, 8 का, लेकिन यही 8 4 का गुणज है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन सारी बात को ही बेहतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।